नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी इतिहास एनसीईआरटी नोट्स क्लास 7 हमारा अतीत। इससे पहले हमने क्लास 6 के सारे चैप्टर क्लियर कर दिए हैं और ये क्लास 7 का पहला अध्याय प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज द्वारा किया गया। एक इतिहासकार जिन्होंने फारसी में लिखा था, उनका माध्यम पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में और गंगा और यमुना के बीच की भूमि था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थों में उन भूमियों के लिए किया जो दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का हिस्सा थी। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहर, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नि शस्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने से अफसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने उठाया। क्षेत्र और साम्राज्य चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे।
दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण द्राविड़ भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। 18वीं सदी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज भी उभरने लगे, लेकिन वर्षों से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था। उससे क्षेत्र की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिलती थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। पुराने और नए धर्म। संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इसके संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कुछ मुसलमानों में शिया थे, जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मता नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे, जो खलीफाओं के प्रभुत्व का स्वीकार करते थे। इस्लाम के आकस्मिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। अध्याय 2: राजा और उनके राज्य। नए राजवंशों का उदय। उल्लिखित कर है वेदी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है,
उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया। 1000 से 1025 ईस्वी तक उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठाकर ले गया महमूद जो धन उठाकर ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी ने एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां पर उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1192, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों चोल राज नजदीक से एक नजर कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कंचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजबुर शहर और निशुम सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल राजवंश दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक था। ये 9वीं शताब्दी के आसपास उभरा और 10वीं से 13वीं शताब्दी की अवधि के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। चोल साम्राज्य मुख्य रूप से वर्तमान दक्षिण भारत में तमिलनाडु के नाम से जाने वाले क्षेत्र में स्थित था। उनकी राजधानी शुरू में उरैयूर थी, बाद में तंजबुर, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है, में स्थानांतरित कर दिया गया। राज प्रथम ने सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 1985 में राजा बन और इसी ने इसमें ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजबुर और गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहितों, मालाकार, बावर्ची, महत्कार, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी बने।
मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। साम्राज्य का प्रशासन, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। चोल काल के दौरान मुबे, दवेलन और अरेयानर की उपाधियां भी अमीर जमींदारों और धनी भूस्वामियों या सामंतों से जुड़ी थी। चोल राजवंश के दौरान ये उपाधियां उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती थीं जिनके पास विशाल भूमि थी और जिनके पास महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक शक्ति थी। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन बगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। बृहदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमटकानी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ये भूमि के प्रकार थे। अभिलेखों और लिखित सामग्री। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यहीं पर समाप्त होता है। आगे का चैप्टर 3 हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।